नमस्कार। जब भी हम भूकंप, बाढ़ या तूफान जैसी कोई बड़ी खबर सुनते हैं तो कई टेक्निकल शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं। हज़ार्ड, डिजास्टर, मिटिगेशन। पर इनका असली मतलब क्या है? आज हम इन्हीं शब्दों की गुत्थी सुलझाएंगे और ये देखेंगे कि समाज इन बड़े बड़े संकटों से लड़ने की तैयारी असल में करता कैसे है। तो चलिए इस पूरे साइकिल को समझते हैं। तो सबसे पहले इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अक्सर हम लोग खतरा और आपदा मतलब हैजर्ड और डिजास्टर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। खतरा जो है वो सिर्फ एक पोटेंशियल है, एक संभावना। जैसे किसी पहाड़ी इलाके में भूकंप आने की संभावना, ये एक खतरा है। लेकिन ये आपदा कब बन जाता है? ये आपदा तब बनता है जब वो भूकंप सच में आ जाए और इतना जबरदस्त हो कि शहर के घर, सड़कें सब तबाह हो जाएं और हमारी उससे निपटने की सारी क्षमताएं फेल हो जाएं। तो खतरा है पोटेंशियल और आपदा है जब वो पोटेंशियल हकीकत बनकर तबाही मचा दे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि खतरा क्या होता है। पर अगला सवाल ये है कि ये खतरे आते कहां से हैं? क्या ये सब सिर्फ कुदरत की देन है? इसे समझने के लिए एक्सपर्ट्स इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। देखिए, दो मेन कैटेगरीज हैं। पहली वो जो पूरी तरह से नेचुरल हैं, यानी कुदरती, और दूसरी वो जिन्हें हम मैन मेड कहते हैं, मतलब जिनके पीछे कहीं ना कहीं इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं। अब अगर नेचुरल हैजर्ड्स की बात करें तो इसमें भी कई तरह की चीजें हैं, जैसे जियोलॉजिकल यानी जमीन से जुड़े खतरे, भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए। फिर हाइड्रोलॉजिकल मतलब पानी से जुड़े, जैसे बाढ़ आ गई या फिर भयानक सूखा पड़ गया। मीटियोलॉजिकल यानी मौसम से जुड़े, जैसे हरिकेन, टॉर्नेडो। और हाँ, बायोलॉजिकल खतरे भी, जैसे कि कोई महामारी, कोई पैंडेमिक फैल गया। और फिर आते हैं मैन मेड हैजर्ड्स। ये वो खतरे हैं जो हमारी अपनी वजह से पैदा होते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्रियल प्लांट में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया या पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें। ये भी तो खतरे ही हैं। और तो और सोशल इश्यूज जैसे कि लड़ाई झगड़े, आतंकवाद, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो साफ है कि हर खतरा कुदरती नहीं होता। ओके, तो अब हमें पता है कि खतरे कितने तरह के हो सकते हैं। सवाल यह है कि इन सब से निपटने के लिए, तैयारी करने के लिए क्या कोई सिस्टम है, कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी सिस्टमैटिक अप्रोच को हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन। और डिजास्टर मैनेजमेंट की सबसे खास बात पता है क्या है? ये तब शुरू नहीं होता जब आपदा आ जाती है। नहीं, इसका सबसे जरूरी काम तो आपदा आने के बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव फेज। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है बस रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना, राहत पहुंचाना। पर यह तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में यह एक पूरी प्रोसेस है, एक साइंस है। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और ऐसे मेजर्स को लागू करना शामिल है जिससे आपदा का असर कम से कम हो और बाद में उससे निपटा जा सके। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ये एक चक्र है जिसके 5 मेन स्टेजेस हैं। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे और शुरुआत करेंगे उन स्टेजेस से जो आपदा आने के पहले आते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है मिटिगेशन यानी शमन। मिटिगेशन का सीधा सा मतलब है असर को कम करना। इसका फंडा यह है कि शायद हम खतरे को पूरी तरह रोक ना पाएं, पर हम उसके इम्पैक्ट को, उसके झटके को तो कम कर ही सकते हैं। जैसे ऐसी बिल्डिंग्स बनाना जो भूकंप के झटके झेल जाएं, या फिर उन इलाकों में कंस्ट्रक्शन बैन कर देना जहां बाढ़ आने का खतरा बहुत ज्यादा हो। मिटिगेशन के बाद आता है प्रिवेंशन यानी रोकथाम। अब यह मिटिगेशन से एक लेवल ऊपर है। यहां कोशिश सिर्फ असर कम करने की नहीं, बल्कि खतरे को या डिजास्टर को होने से ही रोकने की है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जंगल की आग। अगर हम आग लगने के मौसम से पहले ही सूखी झाड़ियों को साफ कर दें तो आग लगने का रिस्क ही काफी कम हो जाएगा। यह है प्रिवेंशन। और प्री डिजास्टर फेज का तीसरा स्टेज है प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी। अब मान लीजिए हमने मिटिगेशन भी कर ली, प्रिवेंशन की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी पता चलता है कि तूफान तो आ ही रहा है। तो अब क्या? यहीं पर प्रिपेयर्डनेस काम आती है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक सॉलिड एक्शन प्लान है, इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम्स ट्रेंड हैं और लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है। ये बिल्कुल एक फायर ड्रिल की तरह है कि जब असल में जरूरत पड़े तो सब तैयार हों। तो ये तो थी आपदा से पहले की बात। अब चलते हैं साइकिल के दूसरे हिस्से में
उस फेज में जब आपदा आ चुकी है, अब क्या होता है? ये स्टेज है रिस्पॉन्स, यानी प्रतिक्रिया। ये डिजास्टर के दौरान और उसके ठीक बाद का समय होता है। ये वो क्रूशल घंटे और दिन होते हैं जहां हर एक मिनट मायने रखता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, मेडिकल हेल्प देना, ये सब रिस्पॉन्स का हिस्सा है। यहां सिंगल पॉइंट फोकस होता है, जानें बचाना और जरूरी सर्विसेज को जल्द से जल्द रिस्टोर करना। जब इमीडिएट डेंजर खत्म हो जाता है, तब शुरू होता है शायद सबसे लंबा और सबसे चैलेंजिंग फेज, रिकवरी, यानी बहाली। ये महीनों और कभी-कभी तो सालों तक चलता है। रिकवरी का मतलब सिर्फ टूटी-फूटी इमारतों को दोबारा बनाना नहीं है। इसका मतलब है लोगों की जिंदगियों को, उनकी इकोनॉमी को, पूरे कम्युनिटी को वापस पटरी पर लाना, और ये एक बहुत लंबा सफर होता है। तो ये थे साइकिल के 5 स्टेजेस: मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिकवरी पर आकर ये साइकिल खत्म नहीं होता। असल में ये साइकिल है ही इसलिए क्योंकि ये कभी रुकता नहीं, ये चलता रहता है। और यहीं पर इस साइकिल की खूबसूरती है। इसका गोल सिर्फ क्लीन अप करना नहीं है, इसका गोल है सीखना और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस खड़ा होना। रिकवरी के दौरान जो भी सबक सीखे जाते हैं, जो भी गलतियां समझ आती हैं, वो सब वापस साइकिल के पहले स्टेज यानी मिटिगेशन और प्रिवेंशन की प्लानिंग में फीड की जाती हैं। मतलब हर डिजास्टर हमें अगले डिजास्टर के लिए बेहतर तैयारी करने का एक मौका देता है। बिल्कुल, जैसा कि ये कोट कहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मकसद सिर्फ डिजास्टर के रिस्क और इम्पैक्ट को कम करना नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। एक ऐसा समाज बनाना है जो रिजिलिएंट हो, जो झटकों को सह सके और मजबूत होकर उभरे। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। इस पूरे साइकिल में वो कौन सा हिस्सा है जिसे कोई भी समाज या कम्युनिटी सबसे ज्यादा भूल जाता है या नजरअंदाज कर देता है? क्या वो मिटिगेशन है, प्रिवेंशन है या प्रिपेयर्डनेस? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगली आपदा से हमारी सुरक्षा का जवाब शायद इसी सवाल में छिपा है। हम सब जानते हैं कि पानी जिंदगी है, लेकिन क्या हो जब यही पानी अपनी हदें पार कर जाए? तब ये बन जाता है कुदरत की सबसे विनाशकारी ताकतों में से एक। तो आज हम बाढ़ की इसी जटिल और शक्तिशाली घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? जब कुदरत का बैलेंस बिगड़ता है और पानी अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है, तो हमारे शहरों का, हमारे घरों का, हमारी जिंदगी का क्या होता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाढ़ आखिर है क्या। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम से निपटने का पहला कदम होता है उसे ठीक से समझना, उसे डिफाइन करना। अब ये परिभाषा सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, नहीं? लेकिन इस एक लाइन के पीछे ना एक भयानक सच्चाई छिपी है। पानी का ये ओवरफ्लो सिर्फ पानी का बहना नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, चाहे वो घर हो, फसलें हों या फिर जाने, सब कुछ तबाह कर सकती है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर बाढ़ आती ही क्यों है? क्या ये बस अचानक हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह होती हैं, कुछ कुदरती और कुछ हमारी यानी इंसानों की बनाई हुई, और इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो इसकी 4 बड़ी वजह हैं। अब इनमें से कुछ तो पूरी तरह से नेचुरल हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश, लेकिन कुछ में, जैसे कि शहरीकरण, सीधा सीधा इंसानी हाथ होता है। और मजे की बात यह है कि अक्सर ये वजहें अकेली नहीं आती, बल्कि मिलकर एक बहुत बड़ी आपदा खड़ी कर देती हैं। ये तो सबसे कॉमन वजह है। हम सब जानते हैं, जब बहुत दिनों तक या बहुत ही तेज बारिश होती है ना, तो नदियों और नालों की भी एक लिमिट होती है। वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जमीन भी और पानी नहीं सोख पाती, और नतीजा ये होता है कि सारा पानी शहरों और गांवों में घुस जाता है। अब बात करते हैं कोस्टल एरियाज की, मतलब समुंदर के किनारे वाले इलाकों की। वहां के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जब कोई तूफान आता है तो तेज हवाएं समुंदर के पानी को एक विशाल दीवार की तरह जमीन की तरफ धकेलती हैं। ये सिर्फ एक बड़ी लहर नहीं होती, ये पानी का पूरा सैलाब होता है जो जमीन के कई किलोमीटर्स अंदर तक चला जाता है। और ये वो वजह है जो शायद सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इसमें इंसानी गलती शामिल होती है। सोचिए, जब कोई बांध या लेवी टूटता है तो पानी धीरे धीरे नहीं बढ़ता है, नहीं, वो एक झटके में, एक सुनामी की तरह जबरदस्त फोर्स के साथ नीचे की तरफ भागता है और रास्ते में सब कुछ बहा ले जाता है। इसको ऐसे समझिए,
कच्ची जमीन एक स्पंज की तरह होती है ना? पानी सोख लेती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शहर बनाने के चक्कर में हम उस स्पंज के ऊपर कंक्रीट और तारकोल की मोटी परत बिछा रहे हैं। तो अब पानी जमीन में तो जा नहीं पाता, तो वो कहाँ जाएगा? वो सड़कों पर बहेगा। और इसीलिए आजकल जरा सी तेज बारिश में भी शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि पानी उतरा और सब ठीक हो गया, पर ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि बाढ़ का पानी उतरना किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी की बस शुरुआत होती है। इसका जो असली असर है वो बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक दिखाई देता है। और ये जो असर है वो कितना फैला हुआ है, ये चार्ट उसे बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, बाढ़ सिर्फ एक एनवायरमेंटल डिजास्टर नहीं है। इसका असर इंसानों पर पड़ता है, देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कों पुलों पर पड़ता है, और जाहिर है प्रकृति पर तो पड़ता ही है। मतलब कोई भी पहलू इससे बच नहीं पाता। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारे असर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है तो इकोनॉमी ठप हो जाती है, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़ते हैं तो एक सोशल क्राइसिस खड़ा हो जाता है, और इसीलिए बाढ़ के बाद वापस पटरी पर लौटना इतना मुश्किल होता है। तो ठीक है, हमने वजहें समझ लीं और उसके खतरनाक नतीजे भी देख लिए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस विनाशकारी चक्र को तोड़ने के लिए किया क्या जा सकता है। हम सब मिलकर खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? मोटे तौर पर देखें तो बाढ़ से निपटने के दो तरीके हैं। एक है जिसे कहते हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है कंक्रीट का इस्तेमाल। बड़े बड़े बांध बना दिए, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी ताकि पानी को जबरदस्ती रोका जा सके। और दूसरा तरीका है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम प्लानिंग पर फोकस करते हैं, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, ऐसे नियम बनाना जिनसे नुकसान कम हो, मतलब पानी के साथ जीना सीखना। और देखिए, असली कामयाबी इन दोनों को साथ लेकर चलने में ही है। तो एक मजबूत स्ट्रैटेजी में ये चारों कदम एक साथ उठाए जाते हैं। पहला स्टेप, बाढ़ रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। दूसरा, उन जगहों को मैनेज करो जहां बाढ़ का पानी फैल सकता है, उन्हें खुला छोड़ो। तीसरा, लोगों को वक्त रहते चेतावनी देने का एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाओ। और चौथा, ऐसे घर और बिल्डिंग्स बनाओ जो बाढ़ के थपेड़े झेल सकें। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम कोई एक इंसान या एक छोटा सा ग्रुप तो कर नहीं सकता। यहीं पर सरकार का रोल सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाने से लेकर मुसीबत के वक्त फौरन मदद पहुंचाने तक, और लोगों को बाढ़ बीमा जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने तक एक ऑर्गेनाइज कोशिश ही काम आती है। लेकिन अब एक और एंगल है जो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उस पूरे समीकरण को ही बदल रहा है, और वो है क्लाइमेट चेंज। ये एक ऐसा फैक्टर है जो बाढ़ के खतरे को एक बिल्कुल ही नए और ज्यादा खतरनाक लेवल पर ले जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले समय में बाढ़ ज्यादा बार आएगी, और जब आएगी तो ज्यादा तबाही मचाएगी। तो अब हम अपनी तैयारी पुरानी डेटा के हिसाब से नहीं कर सकते। हमें भविष्य की तैयारी बदलते हुए मौसम के नए अनुमानों, नए प्रोजेक्शंस के हिसाब से करनी होगी। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। जब खतरा लगातार बढ़ रहा है, जब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल रहा है, तो क्या हमारा जवाब सिर्फ और ऊंची दीवारें बनाना होना चाहिए, या फिर हमें कुदरत के साथ अपने रिश्ते को ही नए सिरे से समझने की, उसे फिर से डिफाइन करने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। नमस्ते। कभी सोचा है कि जब आसमान से बूंदें गिरना एकदम बंद हो जाती हैं तो जमीन पर असल में होता क्या है? आज हम उसी खामोश आपदा को समझने वाले हैं जो चुपके से आती है लेकिन सब कुछ बदल कर रख देती है, सूखा। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर होता क्या है जब बारिश होना बंद हो जाती है? सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब वो कई परतों में छिपा है। देखिए, सूखा सिर्फ बारिश का न होना नहीं है। असल में ये एक बहुत लंबा दौर होता है जब नॉर्मल से काफी कम बारिश होती है, और इसका नतीजा पानी की भयानक कमी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे बढ़ती है, और इसका असर भी हमें धीरे धीरे ही नजर आता है। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सूखा कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक झरने की तरह, जहां एक चीज दूसरी को जन्म देती है, और इसके 4 अलग अलग चेहरे हैं। तो ये झरना शुरू होता है सीधा आसमान से। इसे कहते हैं मौसम संबंधी सूखा। मतलब जब बारिश ही नहीं हो रही। इसका पहला असर पड़ता है जमीन पर, और यहीं से शुरू होता है कृषि सूखा। मिट्टी सूखने लगती है, फसलें मुरझाने लगती हैं।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद बारी आती है जल विज्ञान संबंधी सूखे की। नदियां, झीलें, तालाब सब सिकुड़ने लगते हैं। और जब ये सब होता है तो आखिर में आता है सामाजिक आर्थिक सूखा। एक ऐसा दौर जब पानी की ये कमी इंसानी जिंदगी और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों की नींव हिला देती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है, जिसका असर समाज के हर एक हिस्से पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये डोमिनो एक के बाद एक गिरते कैसे हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर हमारी खेती पर। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं और इसका मतलब है किसानों के लिए आर्थिक तबाही। सोचिए, उनकी पूरी जिंदगी, उनकी मेहनत सब दांव पर लग जाती है। फिर जब जमीन और जंगल महीनों तक सूखे रहते हैं तो वो एक तरह से टिंडर बॉक्स बन जाते हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी भयंकर आग का रूप ले सकती है। ये आग हमारे कीमती जंगलों को, हमारे पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देती है, जिसका असर दशकों तक रहता है। ये असर सिर्फ खेतों और जंगलों तक सीमित नहीं रहता। पानी की कमी का मतलब है कि हमारे घरों के नलों में भी पानी आना बंद हो सकता है। और जब पीने का साफ पानी ही न मिले तो सोचिए सेहत पर कितना गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। तो नतीजा क्या है? एक के बाद एक गिरते डोमिनो की तरह। खेती तबाह, पानी का गहरा संकट, पर्यावरण को भारी नुकसान, लोगों की सेहत दांव पर और अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल। ये सारी कड़ियां एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़ी हैं कि एक का असर सब पर पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस बिगड़ती स्थिति से लड़ सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये लड़ाई मुश्किल जरूर है, लेकिन हमारे पास इससे निपटने के तरीके मौजूद हैं। इससे निपटने के लिए हम 2 लेवल पर काम कर सकते हैं। पहला है तैयारी का मोर्चा, मतलब प्रोएक्टिव एक्शन, जैसे कि पानी और मिट्टी को बचाना और ऐसी फसलें लगाना जिन्हें कम पानी की जरूरत हो। और दूसरा है एक सिस्टेमिक रिस्पॉन्स, मतलब जब हालात बिगड़ रहे हों तो सरकार और संस्थाएं कैसे काम करें, जैसे सूखे की चेतावनी पहले से देना और आपदा के समय तुरंत मदद पहुंचाना। तो सरकारें इस लड़ाई में कहाँ हैं? वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। वो सूखा प्रबंधन के लिए बाकायदा प्लान बनाती हैं, पानी बचाने के लिए स्कीम्स चलाती हैं, किसानों को सब्सिडी और बीमा के जरिए सपोर्ट किया जाता है, और जब आपदा आती है तो प्रभावित लोगों तक खाना, पानी और ज़रूरी मदद पहुंचाई जाती है। जैसे भारत में NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसी संस्थाएं ही इन सभी कोशिशों को लीड करती हैं। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तेज़ी से हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, हम एक ऐसे भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करें जहां शायद सूखा एक आम बात बन जाए, एक न्यू नॉर्मल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा और काम भी करना होगा। चलिए आज बात करते हैं प्रकृति की एक ऐसी जबरदस्त ताकत की जो गर्म समंदरों में पैदा होती है और जमीन पर भारी तबाही मचा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। ये सिर्फ तूफान नहीं है, बल्कि ये समंदर की गर्मी से चलने वाले घूमते हुए विशालकाय इंजन हैं। तो सवाल ये है कि ये शक्तिशाली इंजन बनता कैसे है, इसके पुर्जे क्या हैं? चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये महातूफान हैं क्या। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये गर्म समंदर के ऊपर बनने वाला एक बहुत बड़ा घूमता हुआ तूफान है। और हाँ, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो अक्सर होती है, हरिकेन, टाइफून, ये सब असल में एक ही हैं, बस दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इनके नाम अलग-अलग हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रकृति को इतनी जबरदस्त ताकत बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है? मतलब कौन सी चीजें मिलती हैं तब जाकर ऐसा तूफान बनता है? तो चलिए देखते हैं प्रकृति की वो खास रेसिपी जिससे ये महातूफान तैयार होता है। इसे ना एक बहुत ही सटीक रेसिपी की तरह समझिए। 5 चीजें चाहिए और अगर एक भी कम हो गई तो बात नहीं बनेगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है गर्म समंदर का पानी। यही तो तूफान का असली ईंधन है। फिर चाहिए हवा में ढेर सारी नमी, जिससे बादल बनते हैं और उन्हें ताकत मिलती है। और इन सबको एक साथ गोल गोल घुमाने के लिए भूमध्य रेखा से थोड़ी दूरी भी जरूरी है, जहां धरती का घूमना ही इसे वो घुमाव देना शुरू करता है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, नाम भले बदल जाएं, पर इनकी पहचान, मतलब तबाही मचाने की इनकी ताकत, वो बिल्कुल एक जैसी रहती है।
प्रशांत महासागर में इसे टाइफून कहते हैं, अटलांटिक में हरिकेन और हिंद महासागर के इलाके में साइक्लोन या चक्रवात। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये बनते कैसे हैं, पर असली खतरा वो तो तब शुरू होता है जब समंदर में बना ये घूमता हुआ दैत्य जमीन की तरफ बढ़ता है। और जब ये जमीन से टकराता है तो इसकी तबाही 3 तरीकों से सामने आती है। पहला और सबसे सीधा खतरा वो है इसकी हवाएं। ये कोई आम हवा नहीं होती। जरा सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती एक अदृश्य दीवार जो बड़ी बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है और मजबूत पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकती है। अब हवा के साथ साथ आती है जबरदस्त मूसलाधार बारिश, और ये इतनी ज्यादा होती है कि बस कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे शहर पानी में डूब सकते हैं। इससे खतरनाक बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा पैदा हो जाता है, और इसका असर सिर्फ समुद्र के किनारे तक नहीं रहता बल्कि जमीन के काफी अंदर तक महसूस होता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जानलेवा खतरा, स्टॉर्म सर्ज। जरा सोचिए, तूफान अपनी ताकत से समंदर के पानी को एक बहुत बड़े बुलडोजर की तरह जमीन की ओर धकेलता है। इससे पानी की एक पूरी दीवार तट पर चढ़ आती है। ये लगभग सुनामी जैसा ही विनाशकारी हो सकता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। तो प्रकृति की इतनी बड़ी ताकत के सामने क्या इंसान बेबस है? बिल्कुल नहीं। इंसानों ने भी हार नहीं मानी है। दुनिया भर में लोगों ने इससे लड़ने और जाने बचाने के लिए कई बहुत ही असरदार तरीके इजाद किए हैं। देखिए, इससे बचने का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस प्लान की तरह है। इसमें सब कुछ शामिल है। तूफान आने से बहुत पहले चेतावनी देने वाले सिस्टम, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए इवैक्यूएशन प्लान, मजबूत घर और बिल्डिंग्स बनाना, और सबसे जरूरी लोगों को पहले से तैयार रखना। मतलब हर लेवल पर तैयारी जरूरी है। तो चलिए अब कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि ये रणनीतियां काम कैसे करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। ये एक ऐसा देश है जो चक्रवातों की मार बहुत झेलता है। उन्होंने इसका एक शानदार हल निकाला है। पूरे देश में, खासकर तटीय इलाकों में, ऊंची और मजबूत जगहों पर साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तूफान के वक्त लाखों लोगों के लिए जिंदगी बचाने वाले किले साबित होते हैं। अब फिलीपींस का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। उनके पास एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो तूफान का पता बहुत जल्दी लगा लेते हैं, और फिर ये जानकारी तेजी से हर एक तक पहुंचा दी जाती है। यही वो कीमती समय होता है जो लोगों को अपनी जान बचाने और तैयारी करने का मौका देता है। और तीसरा उदाहरण है अमेरिका के फ्लोरिडा का। यहाँ लड़ाई इंजीनियरिंग के लेवल पे लड़ी जाती है। वहाँ बहुत ही सख्त बिल्डिंग कोड हैं। मतलब हर नई इमारत को ऐसा बनाना जरूरी है जो तेज हवाओं और बाढ़ को झेल सके। सोच ये है कि अगर तूफान को रोक नहीं सकते तो कम से कम इतना मजबूत तो बन जाएं कि उसका सामना कर सकें। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारा प्लैनेट बदल रहा है, ये तूफान और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमारी नई नई तकनीकें और हमारी सूझबूझ प्रकृति की इस बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला कर पाएगी? ये एक सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। प्रकृति की सबसे नाटकीय और विनाशकारी ताकतों में से एक है बादल का फटना। ये कोई मामूली तेज बारिश नहीं है, ये तो मानो पानी का एक सैलाब है जो आसमान से अचानक जमीन पर टूट पड़ता है। आइए इस जबरदस्त घटना के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम कहते हैं बादल फट गया, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये शब्द तो हम सब ने सुना है ना? पर इसके पीछे की साइंस क्या है और इसका असर कितना भयानक हो सकता है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अगर सीधे सीधे समझें तो बादल फटना मतलब बहुत ही ज्यादा तेज और एक ही जगह पर हुई जबरदस्त बारिश। अच्छा, इसको जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है बारिश की स्पीड। जरा सोचिए, सिर्फ 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा पानी। ये नॉर्मल बारिश से कहीं कहीं ज्यादा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटना होती कैसे है? देखिए, इसके लिए ना कुछ खास मौसमी चीजों का एक साथ मिलना जरूरी है। मानो जैसे ये एक तबाही का नुस्खा हो। चलिए देखते हैं कि इस नुस्खे में क्या क्या मिला होता है। इसमें 3 सबसे जरूरी चीजें हैं। पहली है एटमॉस्फेयर का अनस्टेबल होना, जिससे वो बड़े बड़े क्यूमुलोनिम्बस बादल तेजी से बनते हैं। दूसरी चीज नमी से लबालब भरे हुए भारी बादल। और तीसरी, जो अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है, वो है ओरोग्राफिक लिफ्ट।
इसका मतलब है कि जब नमी वाली हवा पहाड़ों से टकराकर जोर से ऊपर उठती है तो वो बादलों पर ऐसा दबाव डालती है कि वो अपना सारा पानी एक ही झटके में नीचे गिरा देते हैं। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो नतीजा होता है भयानक तबाही। चलिए अब साइंस से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि जमीन पर इसका असली और कितना गंभीर असर होता है। इस नंबर पर एक बार फिर से गौर कीजिए, 100 मिलीमीटर प्रति घंटा। ये इतनी ज्यादा बारिश है कि जमीन के पास उसे सोखने का टाइम ही नहीं होता। सोचिए, सड़कें मिनटों के अंदर नदियों में बदल जाती हैं और छोटे छोटे नाले उफनती हुई नदियों जैसा रूप ले लेते हैं। और कहानी सिर्फ बाढ़ पर खत्म नहीं होती। अरे नहीं, ये तो तबाही की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। तेज पानी से अचानक बाढ़ आती है जिसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। यही पानी पहाड़ों पर भूस्खलन और मिट्टी के कटाव की वजह बनता है, जिससे सड़कें, घर, सब कुछ तबाह हो जाता है। और सबसे दुख की बात, इससे जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कुदरती आफत के सामने हम पूरी तरह से बेबस हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब खतरे की बात से आगे बढ़ते हैं और उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे समुदायों को बचाया जा सकता है। यहाँ पर दो तरह के समुदायों की कल्पना करते हैं। एक तरफ वो है जो बिल्कुल तैयार नहीं है और इस तबाही का आसानी से शिकार बन जाता है, और दूसरी तरफ है एक रेजिलिएंट यानी कि लचीला समुदाय, जिसने पहले से ही बचाव के लिए ठोस कदम उठाए हैं। तो ये जो लचीला समुदाय है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी ऐसी प्रणाली जो लोगों को वक्त रहते आगाह कर दे। दूसरा, बाढ़ रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसे पुल और इमारतें बनाना जो बाढ़ को झेल सकें। तीसरा, जमीन के इस्तेमाल की स्मार्ट प्लानिंग, जिसमें बाढ़ के खतरे को हमेशा ध्यान में रखा जाए। और चौथा, एक पक्की आपदा तैयारी योजना का होना। तो कुल मिला के बात यह है कि इन घटनाओं को समझना ही इनसे बचने की तैयारी की तरफ पहला कदम है, क्योंकि जब सही जानकारी होती है तभी तो हम सही वक्त पर सही एक्शन ले पाते हैं, है ना? और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। हम देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का मिजाज कितना बदल रहा है, कितना खतरनाक होता जा रहा है। तो ऐसे में हमें सोचना होगा, क्या हमारे शहर, हमारे गांव अगली ऐसी किसी बड़ी आसमानी आफत का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? अक्सर जब हम भूस्खलन के बारे में सुनते हैं तो लगता है ये कहीं दूर पहाड़ों में होने वाली कोई घटना है, लेकिन सच तो ये है कि यह खतरा हमारे बहुत करीब है और बहुत शक्तिशाली भी। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी पर सीधा असर डाल सकती है। तो चलिए आज इस उभरते खतरे की हर परत को समझते हैं। देखिए, इसे सिर्फ मिट्टी का खिसकना समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक ऐसी विनाशकारी शक्ति है जो पलक झपकते ही सड़कों को, घरों को और ना जाने कितनी जिंदगियों को अपने साथ बहा ले जा सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कितने गंभीर खतरे की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब जमीन इस तरह खिसकती है तो इसका असर असल में कहां तक जाता है, क्योंकि इसका नतीजा सिर्फ एक जगह पर मिट्टी के ढेर तक सीमित नहीं रहता। इसका असर एक लहर की तरह फैलता है। सबसे पहले और सबसे भयानक तो है जान और माल का नुकसान, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सड़कें और पुल टूट जाते हैं जिससे पूरे के पूरे इलाके बाकी दुनिया से कट जाते हैं। पर्यावरण को जो चोट पहुंचती है वो अलग है। मिट्टी का कटाव होता है, नदियों का पानी गंदा हो जाता है। और सोचिए जरा, जब खेती, टूरिज्म, माइनिंग सब कुछ ठप पड़ जाए तो लोगों की रोजी रोटी का क्या होता होगा? तो ये सब होता क्यों है? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या फिर इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कोई रोल है? असल में जवाब इन दोनों में छिपा है, और यही वो दो तरफा वजह है जिसे समझना सबसे जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भूस्खलन है क्या। सीधी भाषा में कहें तो किसी भी ढलान पर चट्टान, मिट्टी या मलबे का नीचे की तरफ खिसकना। सुनने में काफी सीधा लगता है ना? लेकिन ये जितना सीधा दिखता है, इसके पीछे की वजहें उतनी ही जटिल हैं। मोटे तौर पर हम इसकी वजहों को 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं कुदरती ताकतें जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता, और दूसरी तरफ हैं हम इंसान, यानी हमारी वो गतिविधियां जो जमीन का संतुलन बिगाड़ देती हैं और उसे कमजोर बना देती हैं। अगर हम कुदरती वजहों को देखें तो लिस्ट में सबसे ऊपर है बारिश। जब बहुत ज्यादा या लगातार बारिश होती है तो मिट्टी पूरी तरह से पानी सोख लेती है। वो भारी और दलदली हो जाती है और ढलान पर अपनी पकड़ खो देती है। फिर आते हैं भूकंप के झटके, जो एक ही पल में पहाड़ों की नींव हिला देते हैं।
ज्वालामुखी से निकली राख और मलबा भी ढलानों पर जमकर एक कमजोर परत बना देता है। और हाँ, हजारों सालों से चल रहा जमीन का प्राकृतिक कटाव तो धीरे धीरे उसे कमजोर करता ही रहता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, यानी इंसानी दखल। सोचिए, जब हम जंगल काटते हैं तो हम असल में उन हजारों जड़ों को काट देते हैं जो मिट्टी को कसकर पकड़े रहती हैं। जब माइनिंग के लिए पहाड़ों को खोदा जाता है तो उनकी कुदरती बनावट ही बिगाड़ दी जाती है। और तो और बिना सोचे समझे बनाए गए घर, सड़कें और गलत तरीके से की गई सिंचाई, ये सब मिलकर जमीन को अंदर से खोखला कर देते हैं। फिर बस एक छोटे से ट्रिगर की देर होती है और एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो जब ये कुदरती और इंसानी वजहें एक साथ मिल जाती हैं तो कुछ इलाके बन जाते हैं भूस्खलन के हॉटस्पॉट। सवाल ये है कि भारत में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां ये खतरा सबसे ज्यादा है। भारत में देखें तो 3 इलाके सबसे ज्यादा खतरे की जद में हैं। सबसे पहले पूरा हिमालय का क्षेत्र। यहाँ ऊबड़-खाबड़ पहाड़ भी हैं, भारी बारिश भी होती है और ये भूकंप के लिहाज से भी संवेदनशील है। इसके बाद आते हैं पश्चिमी घाट, जहां मूसलाधार बारिश के साथ साथ बड़े पैमाने पर हुई वनों की कटाई खतरे को बढ़ा देती है। और फिर है पूर्वी घाट, जहां भारी बारिश के साथ बड़े पैमाने पर चल रही माइनिंग भूस्खलन को न्योता देती है। ठीक है, तो हमने खतरों की बात तो कर ली, पर सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम ये देखेंगे कि इस जमीन को मजबूती से थामने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, इस खतरे से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। इसका पहला कदम है स्मार्ट लैंड यूज प्लानिंग, यानी ये पहले ही तय कर लेना कि कहाँ कुछ बनाना सुरक्षित है और कहाँ बिल्कुल नहीं। दूसरा है वनस्पति प्रबंधन, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना ताकि उनकी जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखें। तीसरा है इंजीनियरिंग के उपाय और चौथा और सबसे जरूरी एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो खतरे का अंदेशा पहले ही दे देते हैं। अब सवाल यह है कि ये सब बातें जमीन पर दिखती कैसी हैं? तो देखिए, ढलानों को खिसकने से रोकने के लिए मजबूत दीवारें बनाई जाती हैं, जिन्हें रिटेनिंग वॉल्स कहते हैं। बारिश के पानी के बहाव को सही रास्ता देने के लिए ड्रेनेज सिस्टम ठीक किए जाते हैं। और जैसा कि हमने कहा, मिट्टी को अपनी जगह पर थामे रखने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाते हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि ये सब काम बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि एक संगठित कोशिश है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए गाइडलाइंस बनाती है और फिर राज्य सरकारें उन गाइडलाइंस को जमीन पर उतारती हैं। असल में यही तालमेल इन उपायों को असरदार बनाता है। तो आज हमने भूस्खलन को समझा, उसकी वजहें भी जानी और उसके समाधान भी देखे। लेकिन ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे विकास की रफ्तार बढ़ रही है, हम एक ऐसा भविष्य कैसे बना सकते हैं जो तरक्की भी करे और हमारे पैरों के नीचे की जमीन की स्थिरता का सम्मान भी करे? इस सवाल पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर समंदर का बढ़ता स्तर या चिलचिलाती गर्मी आती है। लेकिन पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक और खतरा है जो चुपचाप तैयार हो रहा है। आज हम इसी छिपे हुए खतरे को समझने वाले हैं, ग्लेशियर झीलों का फटना, जिसे GLOF भी कहते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल 4 हिस्सों में होगी। हम समझेंगे कि आखिर ये बर्फ से आई बाढ़ है क्या, इसके बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं और सबसे जरूरी कि इससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बर्फ से आने वाली ये बाढ़ सिर्फ एक लोकल घटना क्यों नहीं है, बल्कि ये कैसे एक बढ़ता हुआ ग्लोबल खतरा बन गई है। तो ये GLOF होता क्या है? देखिए, जब कोई ग्लेशियर पिघलता है तो उसका पानी अक्सर एक कुदरती बांध के पीछे जमा होने लगता है। अब ये बांध कोई पक्का बांध नहीं होता, ये बर्फ या मोरेन यानी ग्लेशियर के छोड़े हुए पत्थर और मलबे का एक ढेर होता है। और जब ये कमजोर बांध अचानक टूट जाता है तो लाखों करोड़ों लीटर पानी एक झटके में एक विनाशकारी बाढ़ बनकर नीचे की घाटियों की तरफ दौड़ पड़ता है। और चिंता की बात यह है कि ये अब कोई बहुत रेयर इवेंट नहीं रह गया है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इसका नतीजा, ऐसी खतरनाक झीलें ज्यादा बन रही हैं और उनके फटने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जो ग्लेशियर्स सदियों से जमे हुए हैं, जो इतने शांत दिखते हैं, वो भला इतनी भयानक बाढ़ की वजह कैसे बन सकते हैं? इसका जवाब इनके बनने की प्रक्रिया में ही छिपा है। ये पूरी प्रक्रिया सच कहूं तो एक टाइम बॉम्ब सेट करने जैसी है, जहां हर गुजरते दिन के साथ खतरा और भी बड़ा होता जाता है। तो आइए इस आपदा के बनने की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। GLOF बनने के 3 मेन स्टेप्स होते हैं।
सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलना शुरू करते हैं। फिर ये पिघला हुआ पानी एक जगह इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ी झील बना लेता है। और आखिर में जब पानी का दबाव हद से ज्यादा हो जाता है या कोई भूकंप या लैंडस्लाइड होता है, तो उस पानी को रोके हुए वो कुदरती बांध टूट जाता है और फिर तबाही शुरू हो जाती है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई सीमेंट और स्टील से बना मजबूत बांध नहीं है। ये तो बस बर्फ, ढीले ढाले पत्थर और मलबे का एक ढेर होता है जो इसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और अस्थिर बना देता है। यही वजह है कि इसके टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो जब ये टाइम बॉम्ब फटता है तो होता क्या है? इसकी तबाही का मंजर आखिर कितना भयानक होता है? GLOF का असर हर तरफ होता है एक साथ। ये न सिर्फ इंसानी जिंदगियों और घरों को तबाह करता है, बल्कि पहाड़ों के नाजुक इकोसिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाता है और उस इलाके की इकोनॉमी को सालों पीछे धकेल देता है। जरा सोचकर देखिए, पानी, कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों का एक सैलाब जो कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे गांव, सड़कें, पुल और खेत खलियान सब बहा ले जाता है। एक अकेली घटना पूरे समुदायों को हमेशा के लिए बेघर कर सकती है। और ये समस्या किसी एक देश या इलाके तक सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल चुनौती है। हिमालय क्षेत्र, जहां दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर हैं, वो हाई रिस्क पर है। ठीक इसी तरह दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला से लेकर यूरोप के आल्प्स तक हर जगह ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो क्या इन बढ़ते खतरों के सामने हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं, या फिर इस विनाशकारी सैलाब से बचने का कोई रास्ता है? चलिए अब थोड़ा समाधानों की बात करते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। इन टिक टिक करते टाइम बमों को फटने से रोकने के लिए या उनके असर को कम करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इससे निपटने के लिए एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। इसमें खतरनाक झीलों की सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी, लोगों को समय पर अलर्ट करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और सबसे जरूरी, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को इस आपदा के लिए तैयार करना शामिल है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये सभी उपाय एक तरह से लक्षणों का इलाज हैं, बीमारी का नहीं। अगर हमें इस खतरे को जड़ से खत्म करना है, तो इसका असली और परमानेंट समाधान एक ही है, और वो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करके क्लाइमेट चेंज की जड़ पर हमला करना। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे पहाड़ों में ये अदृश्य टाइम बम तैयार हो रहे हैं, तो घाटियों और मैदानों में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। जब गर्मी बढ़ती है तो अक्सर लगता है कि अरे, ये तो बस एक और गर्म दिन है। लेकिन कभी-कभी ये गर्मी कुछ और होती है, कुछ ज्यादा खतरनाक। तो फिर एक आम गर्म दिन और एक जानलेवा लू में आखिर फर्क क्या है? चलिए आज मौसम की रिपोर्ट से थोड़ा आगे बढ़कर इसे समझते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही एक साधारण गर्म दिन एक खतरनाक लू में बदल जाता है? और ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी चीज से निपटने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है ना? तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि वैज्ञानिक और मौसम विभाग आखिर लू को परिभाषित कैसे करते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि लू सिर्फ एक दिन की तेज गर्मी नहीं है। इसकी परिभाषा ही कहती है कि ये असामान्य रूप से ज्यादा तापमान का एक लंबा दौर है। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, लंबा और असामान्य। मतलब गर्मी लगातार कई दिनों तक बनी रहती है और इतनी ज्यादा होती है जो उस जगह के लिए नॉर्मल नहीं है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लू की घोषणा सिर्फ महसूस करने पर नहीं होती, इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक मापदंड होते हैं। जैसे भारत का मौसम विभाग यानी IMD लू की चेतावनी तब देता है जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए या फिर लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहे। इसी तरह हर देश अपने मौसम के हिसाब से नियम तय करता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि लू होती क्या है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर तापमान में इतना जबरदस्त उछाल आता क्यों है? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। देखिए, जैसे जैसे पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, लू जैसी एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं अब ज्यादा होने लगी हैं और ज्यादा खतरनाक भी होती जा रही हैं। ये एक ग्लोबल पैटर्न है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी वजह मौसम विज्ञान से जुड़ी है, हाई प्रेशर सिस्टम्स।
होता ये है कि जब वायुमंडल में एक हाई प्रेशर सिस्टम बनता है तो वो हवा को नीचे की तरफ धकेलता है। जब हवा नीचे आती है तो वो दबती है और गर्म हो जाती है, जिससे जमीन पर तापमान एकदम से बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हवा का एक अदृश्य गर्म गुंबद बन गया हो जो गर्मी को बाहर ही नहीं निकलने देता। और तीसरी बड़ी वजह है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारे शहर अपने आसपास के गांव देहात के इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म हो जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दोनों जगहों की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पेड़ पौधे और हरियाली जो गर्मी कम सोखते हैं और ठंडक देते हैं, और दूसरी तरफ हमारे कंक्रीट के जंगल, शहरों की इमारतें, सड़कें, ये सब दिन भर सूरज की गर्मी सोखते हैं और रात में भी उस गर्मी को छोड़ते रहते हैं। नतीजा, शहर एक भट्टी जैसा बन जाता है। तो कारण तो समझ लिए, पर इसका असर वो जानना और भी ज्यादा जरूरी है। लू सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये इंसान के स्वास्थ्य के लिए एक सीधा और बहुत गंभीर खतरा है। गर्मी का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, जैसे हमारे घर के बुजुर्ग, छोटे बच्चे जिनके शरीर का कूलिंग सिस्टम अभी पूरी तरह बना नहीं है, और वो लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, जैसे दिल की समस्या या डायबिटीज़। ये जानकारी सच में किसी की जान बचा सकती है। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में फ़र्क जानना बेहद ज़रूरी है। हीट एग्जॉशन में बहुत पसीना आता है, चक्कर आते हैं, थकावट महसूस होती है। लेकिन हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान कंफ्यूज हो सकता है और उसे दौरे भी पड़ सकते हैं। और हाँ, इन सब के साथ एक और बड़ा खतरा है जिससे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। ये गर्मी से जुड़ी दूसरी बीमारियों को और भी खतरनाक बना सकता है, इसलिए पानी पीते रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी खबर ये है कि हम लू के खतरों को कम करने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए एक 5 पॉइंट प्लान काम कर सकता है। सबसे पहले, समय पर चेतावनी ताकि लोग सावधान हो जाएं। दूसरा, गर्मी से राहत के लिए कूलिंग सेंटर। तीसरा, लोगों को इसके खतरों के बारे में बताना। चौथा, और ये लॉन्ग टर्म उपाय है, अपने शहरों को बेहतर डिज़ाइन करना। और पांचवा, अपने अस्पतालों को किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रखना। तो आखिर में सवाल हम सब पर आता है। ये तो साफ है कि लू अब कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं रही। तो आने वाले समय में इस बढ़ती गर्मी से अपने समाज को, अपने लोगों को बचाने के लिए हमें अपनी आदतों और योजनाओं में क्या बड़े बदलाव करने होंगे, इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। जिस धरती पर हम रहते हैं वो हमें कितनी ठोस और स्थिर लगती है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये लगातार हर पल हरकत में है, और कभी-कभी यही हरकत हमें एक जोरदार झटके के रूप में महसूस होती है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली प्राकृतिक बल यानी भूकंप की पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को, कह सकते हैं, हैरान भी करता आया है और डराता भी। आखिर वो कौन सी ताकत है जो इतनी विशाल जमीन को हिलाकर रख देती है? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि हमारे पैरों के नीचे असल में चल क्या रहा है। तो देखिए, विज्ञान की भाषा में कहें तो भूकंप का मतलब सिर्फ जमीन का हिलना नहीं है। असल में ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, उसमें फंसी हुई जबरदस्त एनर्जी का अचानक से रिलीज होना है। और यही एनर्जी जब तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलती है तो हमें झटकों के रूप में महसूस होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, ये तो समझ गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त एनर्जी आती कहाँ से है? वो कौन से इंजन हैं जो हमारे ग्रह को अंदर से चला रहे हैं? चलिए अब इन ताकतों की ही पड़ताल करते हैं। तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो एक बहुत बड़ी पहेली यानी जिगसॉ पजल की तरह है, जो कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है। इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स अपनी जगह पर स्थिर नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी के गर्म पिघले हुए मैंटल पर लगातार तैर रही हैं, खिसक रही हैं। हाँ, ये तो सच है कि ज्यादातर भूकंप इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, मतलब उनके टकराने या एक दूसरे से दूर जाने की वजह से होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी-कभी ज्वालामुखी फटने से भी जमीन हिल सकती है। और तो और कुछ इंसानी गतिविधियां, जैसे कि बड़े पैमाने पर माइनिंग या जमीन के अंदर तरल पदार्थ इंजेक्ट करना, भी छोटे भूकंपों की वजह बन सकती हैं।
तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये ताकतें काम कैसे करती हैं, तो अगला सवाल ये है कि दुनिया में वो कौन सी जगह हैं जहां सबसे ज्यादा जमीन कांपती है? मतलब भूकंप के असली हॉटस्पॉट कौन से हैं? अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 75%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/4 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ताकतवर भूकंप सिर्फ एक ही खास ज्योग्राफिकल एरिया में आते हैं। और ये जो 75% वाला इलाका है ना, उसे ही कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैला एक घोड़े के नाल जैसा एरिया है। इसके अलावा कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट और हाँ, हमारा अपना हिमालयी क्षेत्र भी बड़े भूकंपों के लिए जाना जाता है, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के लगातार टकराने से बना है। देखिए, भूकंप का आना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद जो होता है वो एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों की एक पूरी चेन होती है। इसका असर सिर्फ इमारतों पर नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी, अर्थव्यवस्था और पूरे के पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक चीज गिरती है और फिर सब कुछ गिरने लगता है। सबसे पहले तो दुख की बात है, जाने जाती हैं और लोग घायल होते हैं। फिर सड़कें, पुल, घर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। इससे बिजनेस और इकोनॉमी ठप पड़ जाती है और आखिर में ये पर्यावरण के लिए भी नए नए खतरे पैदा कर देता है। और एक बात और, खतरा सिर्फ गिरती हुई इमारतों से नहीं है। भूकंप पहाड़ों को खिसकाकर लैंडस्लाइड ला सकते हैं। और एक और खतरनाक चीज होती है जिसे लिक्वेफैक्शन कहते हैं, जहां ठोस जमीन रेत की तरह दलदल में बदल जाती है। सोचकर ही डर लगता है। ये सब सुनकर थोड़ा डर लग सकता है, थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। हम पूरी तरह से असहाय नहीं हैं। हमारी अपनी सूझबूझ, मतलब विज्ञान, इंजीनियरिंग और सही प्लानिंग की मदद से हम इन खतरों के लिए तैयारी कर सकते हैं और इनके असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो मतलब एक तरफ है खतरा, तबाही का, नुकसान का, और दूसरी तरफ है हमारा जवाब, हमारी तैयारी। हम नेचर को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद को बचाने के लिए बेहतर इमारतें बना सकते हैं, वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं और पहले से हर स्थिति के लिए तैयार रह सकते हैं। तो सवाल है कि असल में हम कर क्या सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? हम ऐसी इमारतें बना सकते हैं जो झटकों को सह सकें। आज की टेक्नोलॉजी हमें भूकंप आने से कुछ कीमती सेकंड पहले चेतावनी दे सकती है। और सबसे जरूरी, एजुकेशन और प्रैक्टिस के जरिए हम सब ये जान सकते हैं कि भूकंप के वक्त हमें क्या करना है। और आखिर में पूरी बात का निचोड़ यही है कि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हम ये समझते हैं कि भूकंप क्यों और कैसे आते हैं और उनका क्या असर हो सकता है, तभी हम खुद को और अपने समाज को बचाने के लिए ज्यादा असरदार कदम उठा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। ये धरती अपनी चाल कभी नहीं बदलेगी, ये हमेशा ऐसे ही गतिशील रहेगी। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इसके साथ तालमेल बिठाने और इसके खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आज बात करते हैं प्रकृति की एक ऐसी जबरदस्त ताकत की जो समंदर की गहराइयों से उठकर देखते ही देखते पूरी की पूरी सभ्यताओं को मिटा सकती है। जी हाँ, हम सुनामी की बनावट को समझने जा रहे हैं। आखिर ये बनती कैसे हैं, इतनी विनाशकारी क्यों होती है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इसके सामने टेक सकते हैं? तो चलिए इस पूरे मामले को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी लहर हो सकती है जो एक पूरे महासागर को पार कर जाए? ये कोई आम लहर तो हो नहीं सकती है ना? ये एक ऐसी ताकत है जो हजारों किलोमीटर्स का सफर तय कर सकती है। और इसका जवाब है सुनामी। देखिए, ये हवा से बनने वाली मामूली लहरें बिल्कुल नहीं है। सुनामी तब बनती है जब पानी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अचानक अपनी जगह से हिल जाता है। इसको ऐसे समझिए कि ये सिर्फ सतह पर दौड़ने वाली लहर नहीं है। नहीं, ये तो समंदर की पूरी गहराई से उठने वाली एनर्जी की एक दीवार है। तो सवाल ये है कि इतनी जबरदस्त शक्ति आखिर आती कहां से है? चलिए अब समंदर की सतह के नीचे झांकते हैं और उन ताकतों को समझते हैं जो सुनामी को पैदा करती हैं। अब सुनामी को शुरू करने वाले ना 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, या कह लीजिए 3 गुनहगार। पहला, समंदर के नीचे कांपती हुई धरती। दूसरा, पहाड़ों का अचानक टूटकर गिर जाना। और तीसरा, पानी के अंदर ही धधकते ज्वालामुखी। चलिए एक एक करके इन तीनों की ताकत को और करीब से देखते हैं। जो सबसे आम वजह है वो है समंदर के नीचे आने वाला भूकंप। जरा सोचकर देखिए,
समंदर का जो फर्श है वो अचानक से ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए तो क्या होगा? वो अपने ऊपर मौजूद लाखों करोड़ों टन पानी को जोर का धक्का देगा। बस यही धक्का एक जबरदस्त एनर्जी वेव बनकर चारों तरफ फैल जाता है। फिर बारी आती है लैंडस्लाइड्स की, मतलब भूस्खलन। ये पानी के नीचे भी हो सकते हैं या फिर जमीन पर भी। जब चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा समंदर में जा गिरता है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने शांत पानी में एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां ये पत्थर एक पूरे पहाड़ जितना बड़ा हो सकता है। और लिस्ट में तीसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। एक जोरदार ज्वालामुखी का फटना भी सुनामी पैदा कर सकता है। कैसे? या तो धमाका इतना तेज होता है कि वो सीधे पानी को हटा देता है, या फिर उसके असर से ज्वालामुखी का ही कोई हिस्सा टूटता है और एक लैंडस्लाइड की तरह समंदर में गिर जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सुनामी शुरू कैसे होती है, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये लहर किनारे से टकराती है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त होता क्या है। चलिए अब इसके विनाशकारी नतीजों को समझते हैं। सुनामी का जो सबसे भयानक सच है वो है इसका इंसानों पर असर। मतलब बड़े पैमाने पर जानें चली जाती हैं। लहर की रफ्तार और ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी को संभलने का मौका तक नहीं देती। देखिए, इसका जो विनाश है ना, वो 3 लेवल पर होता है। सबसे पहले इंसानी तबाही, जिसमें अनगिनत लोग अपनी जान गंवा देते हैं या घायल हो जाते हैं। दूसरा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का खात्मा, घर, सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ तबाह। और तीसरा, पर्यावरण को नुकसान। इसमें क्या होता है कि तट कट जाते हैं और खारा पानी जमीन में घुसकर उसे बंजर बना देता है। लेकिन इस तबाही के सामने हम बिल्कुल लाचार नहीं हैं। ये जानना जरूरी है, हमारा ज्ञान और हमारी तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। तो चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमें इस लहर से बचाने में मदद कर सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए समझिए कि एक 5 लेयर वाली शील्ड है। इसकी पहली लेयर है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो हमें सबसे कीमती चीज देता है, वक्त। फिर इस वक्त का इस्तेमाल होता है दूसरी लेयर को एक्टिवेट करने में, इवैक्यूएशन प्लान्स, यानी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। तीसरी और चौथी लेयर लॉन्ग टर्म है, कोस्टल मैनेजमेंट और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे शहर और घर लहर का सामना कर सकें। और इन सबको जोड़ने वाली 5वीं और सबसे जरूरी लेयर है पब्लिक एजुकेशन, ताकि हर कोई तैयार और जागरूक रहे। तो सवाल यह है कि तैयारी से सच में कोई फर्क पड़ता है? जी हां, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। एक तरफ है वो तट जो तैयार नहीं है, वहां लहर आती है, सब कुछ तबाह कर देती है, जाने ले लेती है और उभरने में सालों लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक तैयार तट, जहां प्लानिंग की वजह से खतरा कम हो जाता है, सही समय पर इवैक्यूएशन से जानें बच जाती हैं और पूरा का पूरा समाज कहीं ज्यादा तेजी से वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी ये दुनिया बदल रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ऐसे में डिजास्टर की तैयारी का अगला लेवल क्या होगा? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है।